अनियमित रूप से आज अध्ययन करेंगे फील्ड बुक का। तो अनियमित रूप से सरल रेखीय बड़े भूखंड होते हैं, जैसे कृषि भूमि या बड़े बड़े भूखंड, तो जिनकी जो सीमाएं पूर्ण रूप से सीधी रेखा में न होती है, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस फील्ड बुक को काम में लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कुछ आकृतियां, कोई खेत होता है तो अनियमित रूप से टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। उसमें दो बिंदु से आप सीधा जरीब से या फीते से आप सीधा एक लाइन माप ले, इसको आधार रेखा मान ले, और फिर आप किन्हीं दो बिंदुओं के बीच से दूरी माप कर फिर उनकी जो क्षेत्र होते हैं उनको क्षेत्रों में बांट देते हैं। जैसे इसमें कुछ क्षेत्र, इस खेत है अनियमित रूप से दिया गया, तो इसको अपन ये त्रिभुज, ये समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये समलंब चतुर्भुज, ये एक आयताकार रूप भी हो सकता है या वर्गाकार रूप भी हो सकता है। तो इसमें कुछ आकृतियों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उनका फिर सबका यदि ज्ञात करना है संपूर्ण खेत का, तो इन सभी का क्षेत्रफल निकाल कर उनको जोड़ देंगे, योग कर देंगे। और यदि अलग अलग ज्ञात करवाता है, जैसे इस एग्जाम्पल में दिया है कि दिए गए फील्ड बुक के आंकड़ों को मीटर में मानकर, यानी इसके जो आंकड़े हैं वो मीटर में मानकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क्षेत्र सी डी ई एल, यानी जो ये सी डी ई और एल, इसका अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें मान लिया इसको 1 नंबर और इसको अपन 2 नंबर आकृति दे दी। तो आकृति 1 नंबर का क्षेत्रफल, तो आकृति 1 नंबर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यह है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो इसमें जैसे समलंब चतुर्भुज में ये दो समांतर भुजाएं होंगी, ऐसे आकृति बनेगी, दो समांतर भुजाएं, और इनके बीच वाली दूरी ये होगी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये समांतर भुजाएं हैं, इसमें मान रख देंगे 1/2 गुणा समांतर भुजा, इसमें एक तो है 20 और एक है 25, इनका अपन योग कर लेंगे 20 और 25 गुणा उनके बीच की दूरी। जैसे ये आकर इसकी जो सी से एल रेखा है वो 40 में मिलती है, और इसकी जो डी से एम तक की रेखा है वो 70 पर मिलती है। तो 70 मीटर और 40 मीटर के बीच का जो अंतर है उनको गुणा कर देंगे। 1/2 गुणा 45, ये तो हो गया 20 और 25 योग करने 45, और 70 में से 40 घटाने से 30। अब इनको अपन छोटा कर लेंगे। तो छोटा करेंगे तो ये 2 का 30 में बांट दिया 15 बार, और 15 को और 45 को जब अपन गुणा करेंगे तो आएगा 675 वर्ग मीटर। अब इसी तरह जो आकृति नंबर 2, यानी दूसरी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, तो इसका रख देंगे नाम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2, इसका जो आधार है का अपन ये माने तो ये 100 और 70, क्योंकि ये जो भुजा है 70 पर मिलती है और ये भुजा ई पर मिलती है, तो 100 में से 70 घटाएंगे, इसका मतलब 30 इसका आधार हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई ये जो डी से एम तक की रेखा है 20, ये हो जाएगी। तो इसको अपन छोटा कर लेते हैं, 2 का भाग 20 में दिया 10 बार, 10 को 30 से गुणा करते हैं तो 300 वर्ग मीटर। अब क्योंकि सी डी ई एल यानी इन दोनों का योग कर देना है, तो ये पूरी आकृति सी
डी ई एल का क्षेत्रफल हो जाएगा ये जो आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2 का जो कुल क्षेत्रफल, तो इसका आकृति 1 का है 675 और इसका है 300, तो इनका योग करेंगे तो 6 3 9 175 वर्ग मीटर। अब क्षेत्र ए बी सी जी एच यानी ए ये और बी और फिर सी और जी और एच यानी इन तीन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये जो दूसरा एग्जाम्पल है आगे क्षेत्र ए बी सी जी एच का क्षेत्रफल निकालना, इसके लिए अपन इसको 1 नंबर मान लेंगे, ये 2 नंबर आकृति और ये 3 नंबर आकृति, इन तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल कर इनका योग कर देंगे तो इसका ए बी सी जी एच का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका आकृति नंबर 1 का लेते हैं। आकृति 1 का क्षेत्रफल, 1 नंबर आकृति है वो है त्रिभुज। अतः जो त्रिभुज यानी यहाँ अपन त्रिभुज भी लिख सकते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा, अब इसका आधार रेखा अपन ने ये मानी तो इसमें यहाँ 0 से लेकर 10 तक की ये है दूरी यानी ए से लेकर के तक, तो ये हुई 10 आधार और इसकी जो ऊंचाई हुई वो 15। अपन इसका छोटा कर लेते हैं, 10 का 5 15 5 है 75 वर्ग मीटर। अब आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल, दूसरी जो आकृति है वो है समलंब, ये समलंब चतुर्भुज। अतः इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजा है, एक तो 25 की एक इसकी 15 की, तो 25 और 15 का योग गुणा उनके बीच में एक भुजा जाकर 40 पर, एक भुजा जाकर 10 पर मिलती है यानी के पर ये एल पर, तो यहाँ 40 में से 10 घट जाएगा, ये इसका अंतर। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग करेंगे 25 में 15 तो ये जुड़ जाएगा 40, 40 में से 10 घटाएंगे तो 30। अब 2 का भाग इस 40 में दिया तो ये 20 बार, 20 को 30 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 0 0 600 वर्ग मीटर आकृति दूसरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह अब आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल निकालते हैं। आकृति 3 वो है समलंब चतुर्भुज, उसका क्षेत्रफल, तो सूत्र ऊपर लिख दिया है, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, और इसको 1/2 से गुणा करेंगे तो समांतर भुजा, इसमें देखिए ये जो कई बार क्या होता है कि ये समान रेखा दे दी, यहाँ पर हमें जो दूरी नहीं दी है ए से एच तक, तो इसको अपन 30 ही मानेंगे, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज न होकर ये एक आयत बन गया है। अब क्योंकि आमने सामने की भुजाएं इसकी समान हो गई तो ये 30 की, और ये जो यहाँ 0 से लेकर 40 तक है तो ये 40 की हुई, बीच का इसका आधार, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होकर इसको मानेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आकृति नंबर 3 है वो आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी जो लंबाई है वो 40 से 0 से लेकर 40 तक, और चौड़ाई है वो है 30, तो 40 और 30 को गुणा करेंगे तो आएगा 1200 वर्ग मीटर। अब संपूर्ण जो क्षेत्रफल है ए बी सी जी
यानी ए बी सी और जी एच का क्षेत्रफल हो जाएगा, इन तीनों का योग कर देंगे, आकृति 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का क्षेत्रफल। तो पहली का क्षेत्रफल आया 75 आकृति का, दूसरी का आया 600 और तीसरी आकृति का आया 1200। इनका सब का योग करेंगे 1200 600 1800 और कुल यानी 75, तो 1875 वर्ग मीटर। अगर कई बार इसका ए बी सी डी ई एफ जी और एच संपूर्ण का ज्ञात करवाता है तो 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 ऐसे सातों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल कर योग कर देंगे। तो इनमें आकृति देखी जाती है, त्रिभुज है या समलंब चतुर्भुज है या आयत है या वर्ग है, उसी का क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये फील्ड बुक आसानी से समझ सकते हैं।